नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्मार्ट सिटीज, कितना हकीकत कितना फसाना। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने जा रही है। ये शहर देश के 4 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के आसपास विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने इन 12 शहरों की विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी। वैसे मोदी सरकार को सत्ता में आए 10 साल तो हो चुके हैं। लगातार 2 बार देश की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका भी दिया है। आजाद भारत में ऐसा कई दशकों के बाद हुआ है कि किसी सरकार को 2 बार प्रचंड जनादेश मिला हो। अब लोकतंत्र में अगर जनादेश मायने रखता है तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हर 5 साल बाद अगर कोई सरकार फिर वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाती है तो उसे भी यह बताना चाहिए कि उसने अपने कितने वादे पूरे किए। मोदी सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। साल 2015 में मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का विजन था कि देश के कुल 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। 2015 में तो सिर्फ इस योजना का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर 3 साल के अंदर में कुल 100 शहरों का चयन किया जिन्हें स्मार्ट बनाने का काम होना था। स्मार्ट सिटी का मतलब होता क्या है? पर्याप्त वाटर सप्लाई, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गरीबों को आवास, किफायती आवास, बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, अच्छी शिक्षा और अस्पताल की व्यवस्था। अब ये वो पैरामीटर हैं जो किसी भी स्मार्ट सिटी को डिफाइन करते हैं। सरकार की मंशा यह भी थी कि वो नई सिटी का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो सिटी पहले से ही मौजूद हैं उनकी सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर कर लोगों के जीवन स्तर को सही करने का काम किया जाएगा। अब सरकार ने अपने इस मिशन के लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए निकाले थे। यह कहा था कि हर सिटी को 100 करोड़ के करीब हर साल मिलेंगे। अब इस मिशन के लिए पैसे खर्च करने का तरीका एकदम सिंपल था। इसे सरकार ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी CSS माना था। यहां पर केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से पैसा दे ही रही थी, उतना ही पैसा राज्य को भी देना था। ऐसे में असल में हर सिटी को बेहतर बनाने के लिए भारी भरकम राशि का इंतजाम। अब वैसे तो सरकार के इस मिशन का असर जमीन पर दिखना शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। इसी वजह से 2 बार डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है। पहले मोदी सरकार कहती थी कि हम जून 2021 तक 100 सिटीज को स्मार्ट बना देंगे। उसके बाद अब डेडलाइन 2024 जून तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी सारे प्रोजेक्ट समय रहते पूरे हो जाए इसकी उम्मीद कम ही दिखाई पड़ती है। अब स्मार्ट सिटीज को लेकर देश की संसद में ही रिपोर्ट आई थी, पिछले साल फरवरी में पेश की गई थी। उस रिपोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स पर सरकार का उत्साह तो बढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसे भी पहलू सामने आए जिससे पता चला कि समान रफ्तार से विकास नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 7,804 प्रोजेक्ट्स को सरकार ने पूरा कर दिया। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। वहां भी 72% प्रोजेक्ट तो अप्रैल 30, 2023 तक पूरे भी कर लिए गए। उसी रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि सरकार का प्राइम फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर रहा है, क्योंकि उसने 232 उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जिनका सीधा कनेक्शन कार पार्किंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा दिखा। तो 28,602 करोड़ रुपए का निवेश अब किया जाएगा। 10 राज्यों में अब नए 12 स्मार्ट सिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर के निर्माण कराए जाएंगे। इसकी घोषणा मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। 2015 में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। उद्देश्य था 100 सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे। 2018 तक 100 शहरों का चयन हुआ। 48,000 करोड़ का बजट था। 100 करोड़ हर सिटी को देने की बात थी। जून 2021 तक कंप्लीशन की बात थी, लेकिन फिर सेकेंड डेडलाइन जून 2024 तक की आई, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है। 100 में 68 ऐसे शहर हैं जो अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि कुछ की बात करें तो वाराणसी, आगरा और उदयपुर वैसे शहर हैं जहां 90% तक काम पूरा हुआ है। वहीं फरीदाबाद, शिलोंग भी है जहां केवल 10% ही काम हुआ है। कई जगहों पर 40% से भी कम काम है। सिर्फ 14 जगह ऐसे हैं जिनमें 50% से भी कम काम है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी ये स्मार्ट सिटी मिशन, लेकिन ये अभी तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई है। इसके साथ ही 6% प्रोजेक्ट आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल से चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसे में इनमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र के भी कुछ लोग निवेश करते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। निजी क्षेत्र में भी निवेश करने की इच्छा कम होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं बिना वक्त गवाए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रत्नेश मिश्रा साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से तमजीद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। स्मार्ट सिटीज कितनी हकीकत कितना फसाना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही महत्वाकांक्षी योजना ये रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो रत्नेश मिश्रा साहब आप ही के साथ शुरुआत करते हैं कि आप इसको कितना सफल मानते हैं, क्योंकि यदि रिपोर्ट्स की बात की जाए तो अभी बहुत पीछे हैं आप अपने टारगेट्स से, काफी पीछे हैं। ऐसे 40% शहर हैं जिनमें 50% से भी कम काम हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कब तक आप इसे पूरा कर पाएंगे, और जो नई घोषणा हुई है 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने की, उसकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी जब पीछे के ही काम पूरे नहीं हो पाए? रत्नेश मिश्रा साहब। कुणाल जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। नमस्कार। देखिए कुणाल जी, जो ये जून 2015 में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया और हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम भारत में 100 स्मार्ट सिटीज को विकसित करेंगे और वहां पर वो सारी सुविधाएं देंगे जो एक स्मार्ट सिटी को होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि नहीं सारे पीछे हैं, तो ऐसे नहीं, कुछ ऐसे शहर भी हैं जैसे वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, उदयपुर हो गया, ये लगभग 90% हमने यहाँ पर काम पूरा कर लिया। कुछ में औसतन 80%, कुछ में 60% का। तो अगर एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 to 75% काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, और लगातार सरकार इसको पूर्ण करने के लिए अग्रसर है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जब ये स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम उनके दिमाग में जब आया, जब उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, तो हमारे लिए ये नहीं था कि हम केवल बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता है नागरिकों को अच्छा जीवन और अच्छी जीवन शैली देने के लिए। आज देखिए, उसमें विपक्ष और लोग सवाल पूछ भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन लगातार हम उसकी तरफ अग्रसर है। हो सकता है कि कुछ संसाधन ऐसे हों जो ना पहुंच पाए हों, हो सकता है कि ऐसी कई सारी चीजें हों जो अब ना हो पाई हों, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता देश की जनता के प्रति है और देश की जनता को सही से सही सुविधाएं देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। और पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने तो इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं चलाया। 10 सालों तक मनमोहन सिंह जैसा प्रबुद्ध प्रधानमंत्री रहा, कभी उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। तो कार्यक्रम लेके बढ़े हैं, हमारे पास संसाधन सीमित है। नहीं, आपने ये बात कही तो मैं नहीं, रत्नेश साहब, आपने कुछ बात कही है तो उसकी संजीदगी का भी अंदाजा लगाइए। हम आपको बता देते हैं, जब यूपीए की सरकार थी तो एक इसी तरह की भी प्रोजेक्ट चल रही थी, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण प्रोजेक्ट कहा जाता था। आपको बता देते हैं कि एक तरह से यह भी बात होती है कि आप जो ये नई स्मार्ट सिटीज को ला रहे हैं ना, ये एक तरह से उसी की रेप्लिका है, क्योंकि नई कोई शहर तो आप बना नहीं रहे हैं। आपने भी वही काम किया था, जो एग्जिस्टिंग शहर होते हैं आप उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्रोसेस में है आप, 10 साल से उसी प्रोसेस में है। यूपीए में भी हुई थी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण, ये भी वही प्रोजेक्ट था। अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, चूंकि आपने बात छेड़ा था इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए, आपने बताया, लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कोई परियोजना उन 10 सालों में बड़ी चर्चा में रही हो, उस पर मीडिया में चर्चा हुई हो, उस पर पता कर लीजिएगा, चर्चा की हो, लेकिन स्मार्ट सिटी पर हो रही है। इसका मतलब है कि उनकी सरकार में अगर चले भी, अगर ऐसी कोई योजना थी भी, तो फिर वो जनता के बीच तक इतना कनेक्ट नहीं हो पाए, मीडिया में इतना उसका कनेक्शन नहीं हो पाया कि लोग उस पर चर्चा करें। लेकिन स्मार्ट सिटी को हमने हमारी ये जवाबदेहिता ही है कि जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं, ये दिखाता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी मीडिया के प्रति, देश की जनता के प्रति है, और हम उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम आगे
2047 तक हमने भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा और भारत की जनता लगातार हमें उसमें सहयोग भी कर रही है। तो 2047 तक तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और वो सारी सुख सुविधाएं देंगे जो एक विकसित राष्ट्र में नागरिकों को मिलती हैं। हम किसी परिवार के प्रति परिवार के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति नहीं है, हम किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के बीच है और हम भारत के लोगों के प्रति जवाब दें। ठीक है सर, विकास आपका प्रमुख एजेंडा रहता है, लेकिन तो बात तो विकास की होगी। ये 10 साल हो गए हैं सर, कंप्लीट तो हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारे साथ तमजीद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से जुड़े ही हुए हैं। स्वागत है सर आपका भी। आप भी अपना कुछ ओपनिंग रिमार्क्स दे ही दीजिए। आप कैसे देखते हैं स्मार्ट सिटीज के प्रोग्रेस को, और जो अभी मौजूदा बिल्कुल ताजा नया बयान जारी हुआ है कि 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे और बिल्कुल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, एक रिवॉल्यूशनरी कदम होगा। बताइए तमजीद साहब। देखिए नमस्कार, मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अब सुनता हूं तो थोड़ी देर तो मुझे महसूस होता है कि कोई कॉमेडी शो में आ गया हूं क्या जिस तरीके से ये अपने सरकारों पे ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आज 10 साल बाद ये बैठ के वही थोतला नारों के साथ यहाँ पे आके बयानबाजी कर रहे हैं। 2015 में वेंकैया नायडू जी ने कहा था कि 2022 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बना के दे देंगे देश को। ये तो मैं फिर भी इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने वेंकैया नायडू जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ दिया कि अरे वो तो नहीं करके गए, हम आगे करेंगे, 2047 तक कर देंगे। ये तो फिर भी वेंकैया नायडू जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा। नहीं तो मैं तो उम्मीद कर रहा था ये कह देंगे कि ये बयान वेंकैया नायडू जी ने दिया था तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, हम नहीं कर पाए। देखिए सरकार, बात समझिए, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, डिरेल हो चुकी है, पूरी तरीके से अपने कर्तव्य को पूरे करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ना तो इनका जनता के ऊपर कोई विश्वास है, ना जनता का इनके ऊपर कोई विश्वास है। अब क्योंकि सरकार चल रही है तो कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहना है ताकि सरकार चलती रहे और चलती हुई दिखती रहे। तो इसी वजह से एक उसी के एक्सटेंशन में ये एक और कंटेंट इन्होंने दिया है देश को कि हम इतने स्मार्ट सिटी और बना देंगे। क्या किया आपने 100 स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ जो सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में गोद लेने को कहा था कि एक गांव गोद ले लीजिए, आदर्श ग्राम योजना, हाँ, उसकी दुर्दशा आप देख लीजिए जाके कि उन सांसदों ने क्या किया है। आप स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात हो गई, उन गांवों की हालत आप देखेंगे तो वहां ना तो सड़कें हैं, ना तो पानी है, ना तो कुछ है, पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में। तो एक गांव को जब ये डेवलप नहीं कर पाए तो एक सिटी को डेवलप क्या कर पाएंगे? तो कुल मिला के इनका एक ही नीति है कि डिस्ट्रैक्ट करो और डिस्ट्रक्ट करो। नहीं, आप इन स्मार्ट सिटीज की पॉलिसी को कैसे देखते हैं? पॉलिसी तो अच्छी है ना, इम्प्लीमेंटेशन लेकिन हो नहीं पा रहा है जितनी तेजी से। पॉलिसी सब्जेक्ट टू मैटर टू इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उस मामले में जीरो है। आप कुछ भी बना के पॉलिसी बनाते रहिए। ये भी पॉलिसी बना दीजिए कि हम नासा में सड़क बनाएंगे, हम नासा को डेवलप करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हम चांद को डेवलप करेंगे। बोलने में क्या जाता है? आप कह दीजिए कि हम आसमान को डेवलप कर देंगे, हम 2047 तक आप सबको यहाँ नहीं आसमान से ऊपर नीचे लेके जाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकती है, लेकिन वेयर इज द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन पे आप जाएंगे तो रोज एक रेल जो है हादसे का शिकार हो रही है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, जो सड़कें उन्होंने बनाए कि तो ये 1 साल के अंदर ये नहीं पता चलता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये हालत है, ये कंस्ट्रक्शन की इनकी नीति है। तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। कुल मिला के ये एक सगुफा है, एक बार फिर देश से झूठ बोलने का, धोखा देने का इनका और मिशन के तहत ये एक एक्सटेंशन है। लेकिन जनता अब इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले हरियाणा का चुनाव में आप नतीजे देख लीजिएगा, उपचुनाव में देख लीजिएगा, महाराष्ट्र के चुनाव में हालत यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव की डेट तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनको सब सच्चाई पता है, झूठ बोल के कुछ दिन और चलेंगे, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक चलने नहीं। सरकार अपने अंतिम पायदान पे है, अंतिम सांसें ले रही है। बहुत जल्दी सरकार गिर भी जाएगी। आप देखते जाइए इनके जो घटक दल है, चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं, जयंत जी क्या बोल रहे हैं, सारे घटक दल आपस में ही खींचातानी मची हुई है। उसी से बचने के लिए डिस्ट्रैक्ट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। बाकी इससे कंस्ट्रक्शन से कोई लेना नहीं है। ठीक है, समझ गए। रत्नेश मिश्रा साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नेश मिश्रा साहब, साफ तौर पर विपक्ष का सवाल है, वेयर इज द एग्जीक्यूशन? अब देखिए कुणाल जी, हम कोल घोटाले का एग्जीक्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, स्पेक्ट्रम घोटाले जैसा एग्जीक्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, बोफोर्स घोटाले जैसा एग्जीक्यूशन तो नहीं कर पाएंगे। अब मान सकते हैं कि इस प्रकार का एग्जीक्यूशन करने में हम फेल हैं, क्योंकि घोटालों का एग्जीक्यूशन तो हमारे डीएनए में रहा नहीं। दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कॉमेडी की बात की, तो कॉमेडी कौन करता है? ये आप भी जानते हैं। देश की जनता किसको कॉमेडी के रूप में देखती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब किसी को देखती है तो देश की जनता खुद ही अपने आप हंसने लगती है। और रही बात सरकार की, तो देखिए तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और जनादेश दिया।
ठीक है। कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठाया है, तो अगर कोई ये कहे कि नहीं हमने काम किया ही नहीं, हम तो एकदम फेल हो गए, हमारी कोई क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी हुई, काम हुआ या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, ये समाजवादी पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, ये देश की जनता डिसाइड करती है। और देश की जनता जब चुनाव में आपको जिताकर भेजती है तो वो कहीं ना कहीं बताती है कि हमें आपके कार्यों पर विश्वास है। और लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है कि जनता आपको बहुमत देकर आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाकर सत्ता में बैठने के लिए आमंत्रित। चलिए ठीक है, ये बात तो सही है। तीसरी बार आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, ठीक है, तो जल्दी फिनिश कीजिए, ब्रेक लेना है हमें, फिर आएंगे, सवालों का प्रक्रिया जारी करेंगे। 10 सेकंड है, जल्दी फिनिश कीजिए, मैं भी नहीं टोकता हूँ बीच में, जल्दी। अब देखिए कुणाल जी, तो ये तो जनता पे छोड़ दीजिए ना। मुझे तो लगता है कि कहीं अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक मुश्त साफ ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये अंधा विरोध कर रहे हैं सरकार का, वो जनता भी अब देख रही है। ठीक है, ओके। और जनता को एक मुश्त साफ करने वाली है इनको ठीक है, सारे चुनाव में। ठीक है, तो जनता के ऊपर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का बरकरार है। साफ तौर पर कहना है तीसरी बार वो सरकार में आए, इसलिए जो वो कर रहे हैं सब सही है। जनता तो रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल 100% मार्क्स दे ही रही है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से मामला छूट नहीं जाएगा, रिपोर्ट कार्ड में आपको नंबर दिखाने भी पड़ेंगे। स्मार्ट सिटीज की बात करते हुए भी ये जो राजनीति है ना, वो अपना खेल खेल जाती है। बात वहीं चुनाव और जनता पर आकर टिक जाती है, और यही अभी भी हो रहा है और होता ही रहेगा मेरे ख्याल से। खैर, हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तमजीद साहब, अब स्पष्ट आपसे सवाल है, वो तो कह रही है कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है, तभी ना तीसरी बार हमें चुन करके भेजा है, इसीलिए एक तरह से कहना है कि हम तो उनके विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। फिर इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? ये भी मैं कॉमेडी का ही हिस्सा है। 400 सीटों के नारों के साथ आगे बढ़े थे कि 400 सीट हम जीतेंगे और 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये भी एक कॉमेडी का हिस्सा है इनके, और कहाँ आके टिक गए कि एक लंगड़ी सरकार बना के खड़े हुए हैं। तो ये भी सबको दिख रहा है, सब किसी से छुपा नहीं है। अब ये घोटालों की बात कर रहे थे, 10 साल सरकार थी इनकी, क्या किया? ले लेते एक्शन, नहीं ले पाए क्योंकि झूठ बोलते थे। उस समय भी आपने झूठ बोला और फरेब किया। अभी एक बात बताइए, आप घोटालों का एग्जीक्यूशन चंदे पे धंधा और धंधा पे चंदा के साथ करते हैं। आप घोटालों की बात मत कीजिए, आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है। 36,000 करोड़ रुपए के अभी शिवाजी की मूर्ति बनी थी, 8 महीने नहीं हुए वो मूर्ति विखंडित हो गई। ये है आपका विकास का मॉडल। कुछ लोगों को आपने जिस तरीके से कॉरिडोर बना था मध्य प्रदेश के अंदर, 6 महीने नहीं चला, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। प्रगति मैदान का जो टनल बना था उसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, बंद हो गई। ये है इनका विकास का मॉडल। जो सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों में भी 6 महीने से लेकर 8 महीने के बाद इतने गड्ढे हो जा रहे हैं कि लोग पता नहीं कर पाते गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ये विकास का मॉडल है उनका, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। तो नैतिक अधिकार नहीं रह गया आपके पास बात करने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। सबको पता है कि चंदा में धंधे और धंधे में चंदा के जरिए आपने क्या किया है। ये सब रिपोर्ट सामने आ गई है, सबके सामने दिख गया है कि आपने किस तरीके से चंदा लिया और धंधा दिया। तो किसी से छुपा नहीं है। जनता का आपके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। ठीक है। आने वाले चुनाव में मैं तो कह रहा हूं कि हरियाणा का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, देखते जाइए क्या क्या होता है। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के जनता से अब ये कितना भी झूठ बोले, कितना भी फरेब करे, जनता इनके खाते में आने वाली नहीं है। पूरी तरीके से ये डिरेल हो चुके हैं, पूरी तरीके से ये फेल हो चुके हैं। और आने वाले दिनों के में आप देखिएगा ये सरकार खुद ब खुद अपने गठबंधन दलों के साथियों की नाराजगी की वजह से गिर जाएगी। ओके, लेकिन ठीक है, तमजीद अहमद साहब ने अपना बात पूरा किया है। रत्नेश मिश्रा साहब, आप ही के पास आ रहे हैं। ठीक है, आपको भी अभी बोलना ही है, जवाब देना ही है, लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लीजिएगा। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, चुनाव जनता के पीछे मत जाइए। एक मेरा सवाल साफ है, आपने वाराणसी की बात की, आगरा की बात की, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर प्रोग्रेस अच्छा कर रहे हैं। फरीदाबाद से क्या तकलीफ है, शिलोंग से क्या तकलीफ है? 10% से भी कम काम हुआ है। जब आपने एक ही समय में इस मिशन को लॉन्च किया था तो कहीं आप 80% की बात करते हैं, कहीं 10%। आपको पता है 6% प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं, उसमें भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं ना, वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सर, स्मार्ट सिटी के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को भी तो स्मार्ट बनाइएगा ना। कितना एक्सटेंशन लीजिएगा सर? जून 2021 को लिया, जून 2024 को लिया, ये भी तो बता दीजिए कि फाइनली आप देश को 100 स्मार्ट शहर कब दे रहे हैं? रत्नेश सर। कुणाल जी, पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दूंगा, इसका भी दे दीजिएगा सर, स्मार्ट सिटी पे ही बात हो रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, देखिए, मैंने एक बात कही थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता सर्वोपरि है। और जब अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि बीजेपी तो हार गई, तो मैं एक तुलना कर रहा था
कि कांग्रेस की 3 प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की अकेले 9 4 प्रदेशों में साहब आप सरकार कह है। रहे हैं कि 4 सीटें संविधान खत्म कर देंगे, कहते आप। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, 4 सीट का नारा कैसे हुआ? 4 सीटें संविधान खत्म कर देंगे, इस नारे के बाद आपके आप बीच- ठीक है, ओके ओके, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, कंटिन्यू रत्नेश जी बोलिए। सुन लीजिए, मैं जनता सर्वोपरि है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, और कांग्रेस के जो नेता बोल रहे थे कि भाजपा हार गई, तो इनकी बुद्धिमत्ता पर मुझे हंसी आ रही थी। ये कॉमेडी शो लगातार कर रहे थे। कांग्रेस अकेले 3 प्रदेशों में है, हम अकेले 9 प्रदेशों में हैं। 4 प्रदेशों में हमारी सहयोगी दल की सरकार है। इनका पूरा 26 दलों का गठबंधन 235 सीटें जीत कर आया, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें जीत कर आई। तो किसका जनता में विश्वास है, जनता का विश्वास किसमें है, ये बहुत अच्छी तरह इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और तो और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर इनको समाजवादी पार्टी की बैसाखी न मिली होती तो शायद एक भी सीट जीतकर ये ना आ पाते। 6 वो समाजवादी पार्टी की भीख के रूप में इनको सीटें मिली हुई है। बाकी मध्य प्रदेश में सरकार में रहे पिछली। सर ये बोल देते हैं ना आप, यही ठीक नहीं बोलते हैं। जनता के वोट को आप भी क्यों कहते हैं सर? वो 6 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, वहां की जनता भी तो जनता है ना सर, उसको भीख मत बोलिए। नहीं, जनता का वोट कीमती है। जवाब दे रहा हूँ, अगर मैं आपकी बात का जवाब ना दूं अंतिम तक। कहाँ आपने स्मार्ट सिटी की बात की जवाब दिया? आप उसे चुनाव राजनीति में आ रहा हूँ सर, बताइए। ये कॉमेडी करने वाले को भी तो जरा जवाब देना चाहिए। ठीक दिल्ली है। में 0, मध्य प्रदेश में 0, हिमाचल में जहां इनकी सरकार है 0, चंडीगढ़ में 0, 9 से 10 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुला लोकसभा में। कौन सा गणित लेके बैठो? ठीक है, वो गणित हो गया, जनता पर छोड़िए, आप स्मार्ट सिटी की बात कर दीजिए, क्लोज भी करना है। देश की जनता ने तीसरी बार आपको विपक्ष में ढकेल दिया, चौथी बार आप साफ होने के कगार पर हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जनता का इन पे विश्वास नहीं रहा। मुझे तो नहीं लगता है कि अगर इस प्रकार की बातें आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं रहा, आप देश की जनता में विश्वास नहीं रखते, केवल एक पप्पू टाइप आदमी में विश्वास ओके, हो गए सर चुनावी। कुणाल जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगहों पर काम कम हुए हैं, उस पर हमारी सरकार पूरी निगाह रख रही है, उस पर काम के दर को बढ़ाया जाएगा। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके लोगों से जो हमने वादे किए हैं हम उनको देंगे। 100 स्मार्ट सिटी का हमारा वादा है, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, वो हमारी प्रतिबद्धता है। 100 में 99 शहर अभी भी स्मार्ट नहीं हुए सर। कम से कम स्ट्राइक रेट आप 50% भी रखते हैं। आपको पता है, मैं बता देता हूँ, सिर्फ मदुरई एक ऐसा शहर है जिसे आप 100% के आसपास कह सकते हैं। सर 10 साल काफी वक्त होता है, कम से कम आप 20 बना देते। ये ऐसी भी क्या प्रोग्रेस है सर? सोचना तो पड़ेगा ना। काफी फंड 1.8 लाख करोड़ रुपए आपने अभी तक खर्च कर दिए सर। कैसे ऐसे कीजिएगा? जनता को कब आप स्मार्ट शहर बना कर दीजिएगा? मेरी तो चिंता इसको लेकर है। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन फिर ये कहानी बोल करके चीजों से निकल जाना ठीक नहीं है सर। बोलिए, जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। मैंने कभी चीजों से निकलने की कोशिश नहीं की। आप कभी मेरे साथ पहले बैठे रहे होंगे तो मैं जवाबदेहिता को एक जिम्मेदारी मानता हूँ। हम सरकार में है तो हमारी जवाबदेही है, और मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हूँ कि सरकार से आप ऐसे सवाल पूछ भी रहे हैं। ऐसे सवाल शायद आप कांग्रेस सरकार में होती तो आप ना पूछ पाते। नहीं सर, मैं जनता के माध्यम से सवाल पूछता हूँ। सरकार में कोई भी रहे, आपको भी हम चुनते हैं, उनको भी विपक्ष में बैठने का मौका देते हैं सर। हमारा अधिकार तो दोनों पर है ना, जैसे आपका अधिकार जनता पर है। देखिए कुणाल जी, एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी कि आपने ये माना कि देश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए चुना। हाँ बिल्कुल, बोला है, वो बैठे हैं विपक्ष में। अब देखिए, आप जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है, और हमारी सरकार के कार्यकाल के पूरा होते होते उन स्मार्ट सिटीज पर काम भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, क्विक क्लोजिंग कमेंट तमजीद अहमद साहब, जल्दी फिनिश करेंगे। देखिए, एक बात समझिए, आपने कुल मिला के इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 100 में 99 सिटी आज भी उसी तरीके से है। तो आप इनकी असफलता ही अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉमेडी कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैठ के कॉमेडी करते हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष ने हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश जनता ने दिया है, और हम संविधान के कस्टोडियन बन के बैठे रहेंगे। इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। ये जो भी ठीक है, ओके। बतौर विपक्ष आप अपनी भूमिका निभाइए, बतौर रत्नेश जी आप सरकार में अपनी भूमिका निभाइए। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, दर्शकों ने आपको खूब बखूबी सुना है, लेकिन करने का भी वक्त आ गया है। कब तक आप सब्ज बाग दिखाते रहेंगे दर्शकों को, और कब तक आप उन्हें उस राह पर चलने कहेंगे जिस राह को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है?
मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।